हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम करने वाले हैं वन शॉट डिटर्मिनेंट का। तो डिटर्मिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट मिलाकर एक यूनिट बनती है जो कि 10 मार्क्स की है। तो मैट्रिसेस का वन शॉट मैं ऑलरेडी आप लोगों को करा चुका हूँ। उसकी प्लेलिस्ट का पूरा लिंक मैं ऊपर दे रहा हूँ, वहाँ पर जाके आप सारे वन शॉट्स देख सकते हो जो अभी तक अवेलेबल हैं और आगे भी जो अवेलेबल होंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और बता दूं कि आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए गॉड क्लासेस का क्वेश्चन बैंक और सैम्पल पेपर दोनों गॉड क्लासेस ऐप के ऊपर अवेलेबल है। तो वहां जाकर आप सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी जैसा आप कंफर्टेबल हो वैसा आप ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी बोर्ड एग्जाम की जो प्रिपरेशन है उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और साथ ही एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं हमारे, तो उसको आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियोस का पूरा पूरा बेनिफिट ले सकें। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हम ये कंसेप्ट है वो ये देखते हैं कि भाई डिटर्मिनेंट होता क्या है। तो डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है, एक रियल नंबर होता है जो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएट होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। ठीक है, टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए वी कैन एसोसिएट ए यूनिक रियल नंबर कॉल्ड डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पर डिटर्मिनेंट को आप ऐसे भी लिख सकते हो या इसको आप ये सिंबल मॉड का सिंबल नहीं है, मॉड का भी ऐसे ही होता है, लेकिन इस टॉपिक में ये सिंबल डिटर्मिनेंट का है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव जैसे मर्जी हो सकती है। अब इसको मॉड मान के मत चलना कि नेगेटिव वैल्यू आए तो आप इसको पॉजिटिव कर दो। जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वन बाय वन मैट्रिक्स मतलब इसमें एक ही एलिमेंट होता है। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये हमने लिख दिया यहाँ पर 2, तो इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये सेम ही रहता है 2, इसमें कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, अगर 2 बाई 2 आपके पास मैट्रिक्स है 1 3 2 5, तो इसका डिटरमिनेंट आप निकालते हैं तो इसके लिए क्या करना होता है, 1 को इधर 5 से मल्टीप्लाई करना है, फिर -3 × 2 तो ये बनेगा 5 -6 यानी -1। अगर आप 3 बाई 3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं 1 3 0 2 1 4 1 3 2, तो अब जब आप डिटरमिनेंट निकालेंगे तो इसमें क्या करते हैं, पहले हम ये वाला एलिमेंट लेते हैं 1, फिर ये एलिमेंट जिस रो में आ रहा है और जिस कॉलम में आ रहा है इसको छोड़ देंगे। ठीक है, इसको भी छोड़ देंगे हम, इसको भी छोड़ देंगे हम। अब जो आपके पास बचेगा उसको हम सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों को छोड़ने के बाद आपके पास यहाँ से बनेगा 2 -12। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 2 -12 यानी -10 आएगा। जैसे आपने मतलब ये जब छोड़ने के बाद आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, क्या आ जाएगा -10। उसके बाद जब हम ये वाला एलिमेंट लेते हैं तो इसका साइन चेंज करके लिखते हैं -3। अब इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, तो 2 × 2 4, फिर माइनस का साइन बीच में, फिर यहाँ से भी 4, तो 4 -4 यानी 0। यहाँ पर ये 0 है, तो 0 अगर आप लिखोगे तो उसके अंदर आपको कुछ भी लिखोगे तो कुछ फर्क पड़ना नहीं है, उसका तो आंसर 0 ही रहेगा। तो यहाँ से आपके पास बन गया -10, ये 0 हो जाएगा, वो तो 0 है ही, तो इसका डिटरमिनेंट बना -10। आप डिटरमिनेंट कैसे भी निकाल सकते हो, आप पहली रो से निकाल सकते हो, दूसरी रो से निकाल सकते हो, तीसरी रो से, कैसे भी निकाल सकते हो। लेकिन जब भी आप डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि जब भी आप ये एलिमेंट लेंगे, जैसे हमने यहाँ पर ये लिया है 3, तो इसका साइन हमेशा चेंज करके लिखना है। ये माइनस है तो प्लस कर देंगे, ये प्लस है तो माइनस कर देंगे। ऐसे ही अगर आप ये एलिमेंट लिखोगे तो इसको भी माइनस करके लिखना है, इसको भी और इसको भी। ये जो 4 एलिमेंट हैं इन चारों को हमेशा माइनस करके ही लिखना है। चाहे आप रो से निकालो, चाहे आप कॉलम से निकालो, डिटरमिनेंट कैसे भी निकालोगे आंसर आपका सेम रहेगा। जैसे मान लो अगर हम फर्स्ट रो से निकालना चाहें तो फर्स्ट रो से ये क्या बनेगा, बाय कॉलम से, फर्स्ट कॉलम, आंसर सब जगह से सेम ही रहेगा आपका। तो पहले हम लिखेंगे 1, इसके अंदर तो यही आएगा, फिर ये वाला एलिमेंट लिखेंगे तो आएगा -2। अब इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, ये आएगा यहाँ से 6 -0, तो 6 हो गया। फिर +1, ये वाला एलिमेंट लिखा। अब इस रो को छोड़ना है आपको, इस कॉलम को छोड़ना है, 3 4 12 -0, तो 12 हो गया। तो ये बन गया -10 -12 +12, ये कैंसिल, आंसर -10। तो आप कहीं से भी स्टार्ट करो आंसर आपका सेम ही रहना है। अब उसके बाद निकालते हैं माइनर।
तो माइनर क्या होता है, माइनर भी एक तरह से डिटर्मिनेंट ही होता है ऑफ ऑर्डर एन, एन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, एन की वैल्यू करेगी 2 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब 1/1 का माइनर नहीं निकलता। माइनर निकालने के लिए एटलीस्ट 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होनी चाहिए। अब माइनर हम कैसे निकालेंगे, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1 obtained from the determinant after deleting its ith row and jth column is called the minor of the element। तो थोड़ा थ्योरेटिकल हो गया, थोड़ा इसको प्रैक्टिकल में देखते हैं कैसे करना है। जैसे आपके पास मान लो ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, आपको क्या करना है, माइनर निकालना है। तो माइनर आपको पहले इस एलिमेंट का निकालना है, तो माइनर को हम डिनोट करते हैं M11 से, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर निकालना है। तो ये कह रहा है कि जिस रो एलिमेंट का आप माइनर निकालना चाह रहे हो उसकी रो और उसके कॉलम को डिलीट कर दो, यानी ये रो और ये कॉलम डिलीट, यहाँ पर बचा आपके पास 4, ये रो और ये कॉलम डिलीट, 4 बचा, तो ये आपका आंसर। ऐसे आप निकालोगे माइनर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये डिलीट, बचा आपके पास 3, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, बचा आपके पास 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम, बच गया आपके पास 1। तो ये इनके माइनर हो गए। फिर आगे कहता है आपको निकालने कोफैक्टर। तो कोफैक्टर आपको क्या करना है, सिंपली जो माइनर आपने निकाले हैं वैल्यू उसकी वही रहेगी, और कोफैक्टर को हम कैपिटल ए से या कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ कैपिटल सी से मैं लिख लेता हूँ। तो जो इनकी वैल्यू आई है ना, वैल्यू वही आएगी, बस फर्क क्या आएगा, यहाँ पर जो एलिमेंट ऐसे हैं जहाँ पर आई और जे का सम ऑड आ रहा है, आई जे मतलब जो इसके बेस में नंबर लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि 1 और 2 इसका सम ऑड आ रहा है, तो इसका साइन आपको चेंज कर देना है, प्लस है तो माइनस कर देना, माइनस है तो प्लस कर देना है। ऐसे यहाँ पर देखो इसका सम भी ऑड आ रहा है, तो इसको भी आपको साइन चेंज कर देना है, बस इतना डिफरेंस आएगा। तो चाहे आप 2/2 का माइनर निकाल रहे हो, चाहे आप 3/3 का माइनर निकाल रहे हो, सभी के अंदर जो कोफैक्टर आप निकालोगे तो उनका साइन आपको उन्हीं का चेंज करना है जहाँ पर आपके एलिमेंट का सम आई और जे का जो सम है वो आपका ऑड नंबर आता हो। ठीक है, अभी 3/3 के कोफैक्टर और निकालेंगे, वो आगे हम क्वेश्चंस में करेंगे। यहाँ आपको कंसेप्ट मैंने आपको समझाने के लिए 2/2 एक ले लिया। अब कह रहा है कि ये हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं कि आप किसी भी डिटर्मिनेंट को निकालते हो तो आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम को एक्सपेंड कर दो, उससे आपका डिटर्मिनेंट सेम ही रहना है। अब ये आपके पास दो डिटर्मिनेंट दे रखे हैं, तो आप यहाँ पर डिटर्मिनेंट दे रखे हैं, तो इससे आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर मैट्रिक्स की तरह नहीं है कि भाई कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ले लिया, यहाँ से 4 = 6 ले लिया तो x ले लिया तो आपके पास x की वैल्यू 4 आ गई, ऐसा नहीं करना। डिटर्मिनेंट निकालना है आपको, 3 × 0 0, फिर माइनस का साइन -24, यहाँ से आ जाएगा -3, फिर माइनस का साइन, ये आ जाएगा x³। तो ये +24 हो गया, इस -3 को आप इधर ले आओ, ये आ जाएगा 27। इस 27 को आप लिख सकते हो -3 का क्यूब, इसको लिख लेते हैं -x⁵। तो दोनों को आप कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3, -3 आनी चाहिए ना। अच्छा, यहाँ तो +27 है ना, तो यहाँ इसको हमने ऐसे लिख लिया, इसको हमने ऐसे लिख लिया, तो x की वैल्यू आ गई -3। ठीक है, यहाँ पर जरा फाइंड द माइनर ऑफ द एलिमेंट 7 इन द डिटर्मिनेंट दिस। अब यहाँ पर 3/3 आपके पास, ये एलिमेंट 7 का माइनर पूछ रहा है। एलिमेंट 7 कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसका माइनर पूछ रहा है। तो ये कौन से प्लेस पर है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम का माइनर निकालना है, यानी सेकेंड रो को डिलीट कर देना है, थर्ड कॉलम को डिलीट कर देना है। अब जो बचा आपके पास उसका डिटरमिनेंट निकाल दो, -4, फिर माइनस का साइन, 3 × में 1 3, यानी आ जाएगा -7। अब इसी का आपसे अगर कोफैक्टर पूछ लिया जाता, इसी का कोफैक्टर अगर पूछ लिया जाता तो हम लिखते 7। क्यों, क्योंकि इसका सम देखो 2 और 3 5 आ रहा है, इसका सम ऑड है सम, तो जो भी साइन यहाँ पर आना था वो साइन आपको रिवर्स कर देना है, माइनस है तो प्लस कर देना, प्लस है तो माइनस कर देना। फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ए एंड चेक वेदर दिस। तो यहाँ पर सभी माइनर सभी कोफैक्टर आपको निकालने हैं। तो हमने पहले माइनर निकालने को बोला है M11,
M12 M13, ठीक है, फिर M21 M22 M23 M31 M32 M33। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए M11, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, तो इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे इन चारों का, तो इधर से आ जाएगा 0, फिर बीच में माइनस का साइन, 5 4 जा 20, तो ये बना आपके पास -20। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे, 6 7 जा 42, फिर माइनस का साइन, 4 1 जा 4, तो आएगा -46। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 30 -0, तो ये बनेगा 30। उसके बाद फिर सेकंड रो पे आ जाओ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम यानी -3 और -7 21, 5 5 जा 25, यानी ये बन गया -4। सेकंड रो सेकंड कॉलम -14 और -5। सेकंड रो थर्ड कॉलम 10, इधर से ये -3, तो ये हो जाएगा +13। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -12 -5 × 0। थर्ड रो सेकंड कॉलम 8 माइनस क्या था, थर्ड रो सेकंड कॉलम 8 -30, तो आ जाएगा -22। थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 -18, तो ये बन गया +18। तो ये तो निकल गया इसके माइनर। अब आप निकाल लो इसके कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या बनेंगे इसके, इसको डिनोट कर लेते हैं C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 एंड C33। तो C11 का मतलब हो गया कि आपके पास ये जो -20 है, ये वैल्यू आ जाएगी -20। साइन आपको किस किस का चेंज करना है कोफैक्टर में, जिसका सम ऑड आ रहा हो। तो सम ऑड किस किस का आ रहा है, सम ऑड देखो इसका आ रहा है, इसका आ रहा है, इसका भी आ रहा है, इसका भी आ रहा है। मतलब इन वैल्यूज के साइन आपको चेंज कर लेने हैं बस। यहाँ जैसे -46 आ रहा है, यहाँ लिखेंगे +46, यहाँ 30 हो गया, इधर से -4 आ रहा है +4, इधर से कितना था -19, तो ये तो ऐसे रहेगा, इधर से आ जाएगा 13 -13, इधर से आएगा -12, ये हो जाएगा +12, ठीक है। इधर -22, ये प्लस क्यों आएगा, ये तो सेम ही रहेगा, माइनस ही रहेगा। साइन इसका चेंज करना है तो आ जाएगा +22, इसका आ जाएगा 18, ठीक है। अब ये आगे कह रहा है कि कोफैक्टर तो निकल गए, अब कह रहा है कि आप इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करो। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम किसी भी रो के एलिमेंट को लेते हैं और उसको किसी दूसरे कोफैक्टर के साथ आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर हमेशा 0 आएगा। अगर जिस रो की हम बात कर रहे हैं उस रो को हम उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा डिटर्मिनेंट के बराबर आता है। लेकिन कोई दूसरी रो हमने ले ली तो आंसर हमेशा 0 आएगा। कैसे, देखो यहाँ पर वेरीफाई कर रहे हैं, यहाँ पर जो ए है ये कोफैक्टर है, हमने यहाँ पर सी लिख दिया, उसने वहाँ पर ए दे रखा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर A11 का मतलब ये आ गया 2 इंटू A31 मतलब C31 कितना आपके पास, ये रहा -12, फिर प्लस A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मतलब -3 इंटू A32 ये आपके पास 22 प्लस A13 मतलब 5 हो गया इंटू A33 आपके पास 18। तो यहाँ से देखो ये आ जाएगा -24 -66 प्लस 90, इन दोनों को ऐड करोगे तो -90 प्लस 90, आंसर आ गया 0। तो ये प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई भी कर दी।
नेक्स्ट में फिर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट आपको याद रखनी है। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको हेल्प करेंगी, एमसीक्यू क्वेश्चंस में बड़ी आपके काम आएंगी ये प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज में आपको जो प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस है ना वो नहीं करने, तो बाकियों में प्रॉपर्टीज आप यूज करेंगे। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है, ईच एलिमेंट इन ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज जीरो देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर आपको सारे के सारे एलिमेंट रो के या कॉलम के जीरो दिए हुए हैं तो यहाँ पर कुछ भी लिखाओ, कुछ भी लिखाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमेशा जीरो ही आएगा। इफ ईच एलिमेंट ऑन वन साइड ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज जीरो देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। ये कह रहा है कि अगर आपको डायगोनल एलिमेंट के एक साइड के, ये मान लो डायगोनल एलिमेंट हो गया, इसके एक तरफ के एलिमेंट अगर जीरो दिए हुए, ठीक है, यहां पर कुछ भी हो, इसका जो डिटर्मिनेंट आप निकालोगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो ये जो डायगोनल वाले एलिमेंट है ना, ये इसका आंसर आएगा, इनका मल्टीप्लिकेशन 6। अब ये जीरो चाहे यहां पर हो चाहे जीरो यहां पर हो, ऐसे भी हो सकता है कि भैया 1 2 3 है तो जीरो यहां पर आ जाए और यहां पर कुछ और हो तो भी इसका आंसर जीरो ही रहेगा, और दोनों साइड भी होंगे ना तो भी जीरो रहेगा। ओ सॉरी, आंसर जीरो नहीं 6 रहेगा, इसका आंसर भी 6 रहेगा। मतलब जो डायगोनल एलिमेंट है ना उनका मल्टीप्लिकेशन रहेगा, चाहे ये सिचुएशन हो चाहे ये सिचुएशन हो चाहे ये सिचुएशन हो, सभी के अंदर डिटर्मिनेंट इसका सेम रहेगा। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। अगर रो और कॉलम को आप आपस में इंटरचेंज कर दो तो उसके डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब रो और कॉलम को इंटरचेंज करने का मतलब है कि आप उसका ट्रांसपोज कर रहे हो। तो ये कह रहा है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हो या उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालते हो तो ये सेम रहेगा। इस प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ, if any two row or column of a determinant are interchanged then the value of determinant changes by minus sign only। पिछली प्रॉपर्टी में क्या था कि हम रो को कॉलम में बदल रहे थे, एक फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना रहे थे यानी ट्रांसपोज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर आपके पास मान लो एक मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट आप निकाल रहे हो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इसका डिटरमिनेंट हमने सपोज मान लिया डेल्टा आ रहा है। अब मैं इसकी एक रो को किसी दूसरी रो के साथ इंटरचेंज कर दूं, अब मैं क्या करूं, पहली रो को मैं दूसरी रो बना दूं, दूसरी को पहली रो बना दूं, तो इसके आंसर में माइनस साइन का फर्क पड़ जाएगा, तो ये माइनस डेल्टा हो जाएगा। इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल और प्रोपोर्शनल देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो। अगर किसी भी डिटरमिनेंट में अगर ये मान लो ए बी सी है और ये 2a 2b 2c है, यहाँ पर फिर कुछ भी हो तो आंसर इसका जीरो आएगा, क्योंकि ये दोनों रो जो है ना ये प्रोपोर्शनल बन गई। तो या तो प्रोपोर्शनल आ जाए या आइडेंटिकल आ जाए, मतलब सेम आ जाए। तो यहाँ पर अगर ए बी सी है, यहाँ भी ए बी सी है तो भी आंसर जीरो आएगा, और यहाँ पर अगर 2a 2b 2c है मतलब इन दोनों की रेशो निकालोगे 1/2, ये भी 1/2 ये भी 1/2, अगर ऐसा भी है तो भी आंसर उसका जीरो ही आएगा। If each element of any row or column of a determinant is multiplied by the same number k, then the value of the new determinant is k times the value of the original determinant। तो यहाँ पर ये कहता है कि अगर आपके पास ये डिटर्मिनेंट है, इसका आंसर आपके पास डेल्टा है। अगर मैं इसकी एक रो को, अगर मैं इसकी एक रो को किसी एलिमेंट k से मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे मैं यहाँ पर कर दूं के ए के बी और के सी, तो इसका जो आंसर है इसमें भी k मल्टीप्लाई हो जाएगा डिटर्मिनेंट में। हमने एक रो को मल्टीप्लाई करा है तो एक बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आपने दूसरी रो को भी मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर k स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपने तीसरी रो को भी मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ k क्यूब हो जाएगा। तो यानी यहाँ से एक प्रॉपर्टी बनकर आती है कि अगर आप k इंटू ए का डिटरमिनेंट निकालते हो, k इंटू ए का मतलब हो गया हमने सारे एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसका जितना भी ऑर्डर होगा n/n तो उतनी ही बार k यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 3/3 एलिमेंट मैट्रिक्स थी तो k यहाँ पर 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा।
जो भी आपका ओरिजिनल डिटर्मिनेंट था उसमें k 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी बन गई भाई, जितना ऑर्डर है ना उतनी बार k यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद नेक्स्ट में कहता है कि द सम ऑफ द प्रोडक्ट, इससे पीछे की जो दो प्रॉपर्टीज है वो आप करने की जरूरत आपको है नहीं, बेशक आप उसको छोड़ सकते हो। द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम विद द को फैक्टर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द सम अदर रो फॉर द कॉलम इज 0। तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर आप किसी भी एलिमेंट, किसी भी रो के या कॉलम के एलिमेंट को उसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो, किसी दूसरी रो के को फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो, तो आंसर हमेशा 0 आएगा, जो अभी हमने पीछे प्रूव किया था। हमने फर्स्ट रो के एलिमेंट लिए थे और थर्ड रो के को फैक्टर लिए थे, तो उनको आपस में मल्टीप्लाई किया हमने, फिर उनको ऐड किया, तो आंसर क्या है हमारा 0 आ गया। तो ये वही प्रॉपर्टी है। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अगर आप ए बी का डिटर्मिनेंट करते हो तो आप सीधा सीधा उसको ऐसे लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अब इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमारे पास एक रिजल्ट ये और बनता है कि अगर आपको ए की पावर एन का डिटर्मिनेंट निकालना है तो आपको सिंपली क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकाल दो और उसको एन टाइम्स कर दो। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, जैसे मान लो आपको ए की पावर 4 का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि आपको ए को 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़े, आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लोगे और इसकी पावर 4 कर दोगे, तो ये हमें आसान ज़्यादा पड़ेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखो, कहता है कि ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3 सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू -1, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल्स टू 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो जो अभी हमने करा, जो प्रॉपर्टीज हमने करी, उस प्रॉपर्टी को आपको यूज़ करना है। सबसे पहले क्या, यहाँ पर जो स्केलर है ना, स्केलर को बाहर निकालना है। इसका ऑर्डर है 3/3, तो इसमें हम प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं कौन सी, k इंटू ए का डिटर्मिनेंट वाली। तो इसमें कितनी बार k बाहर आता है, जितना इसका ऑर्डर होता है। तो यहाँ पर आप 3 को बाहर निकाल रहे हो, कितनी बार निकालोगे, 3 टाइम्स, तो 3 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी आप लगा दो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इसके बराबर होता है, तो 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1 और ये है 3, तो आ जाएगा -81। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 2 देन राइट द वैल्यू ऑफ दिस व्हेन ए इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो ये वाली प्रॉपर्टी आप यहाँ पर लगाओ कि हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए कर देते हैं और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज अलग कर देते हैं, तो वो रिजल्ट बराबर ही रहता है। अब एक प्रॉपर्टी हमने ये भी पढ़ी थी कि चाहे आप ए का डिटरमिनेंट निकालो चाहे उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालो, दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी। तो इसके हिसाब से मैं यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ए ही लिख सकता हूँ इसको, तो ये बन जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, तो ए का डिटरमिनेंट है 2, 2 की पावर 2, यानी आंसर आ गया 4। उसके बाद जो कंसेप्ट है आपके पास वो आया है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कह रहा है कि अगर आपके पास किसी ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स दे रखे हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है, यहाँ पर जो साइन है ये डिटर्मिनेंट का साइन है, ठीक है, मैट्रिक्स का नहीं है। डिटरमिनेंट आपको निकालना होगा x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये रख देने। और उसके बाद जो लास्ट वाला कॉलम है इसमें हमेशा 1 1 1 ही रखना है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इससे बनेगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आपका नेगेटिव आता है, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो हम जो माइनस साइन है उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लो आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला, वो आ गया -10, तो जो फाइनल आंसर आपका आएगा उसमें लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 10 स्क्वायर यूनिट। अगर आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला और वो 0 आ गया, तो हम कहेंगे कि जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर पॉइंट है, मतलब एक ही लाइन में पॉइंट है। क्योंकि जब पॉइंट आपके एक ही लाइन में होंगे तीनों पॉइंट, तो इनको ज्वाइन करने पर ट्रायंगल कभी बनेगा ही नहीं। अब ट्रायंगल ही नहीं बनेगा तो उसका एरिया भी नहीं निकलेगा, तो इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकालते हैं, तो फार्मूला क्या था हमारे पास, 1/2, अंदर इसके एलिमेंट लिखो 5 4 2 -6 -2
4, यहाँ पर 1 1 1। इसको सिंप्लीफाई करो। पहले हमने लिया 5 -6 और यहाँ से -4, फिर ये एलिमेंट लेंगे तो साइन चेंज कर देंगे, इसको छोड़ेंगे 2, ये -2 आ रहा है, एक साइन बीच में माइनस का होता है तो +2 हो गया, 1, इसको छोड़ेंगे 8 -12, तो आ जाएगा -10, 10 5 = 50, 4 4 = 16, -4, तो सब कुछ माइनस में है, तो देखो कितना आ गया यहाँ पर 20 हो गया, 50 हो गया, 70 हो गया, तो 1 इंटू में -70 यानी -35। तो एरिया जब आप इसका लिखोगे तो -35 नहीं लिखोगे, आप लिखोगे जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है ये है 35 स्क्वायर यूनिट। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द पॉइंट आर कोलिनियर, जरा के की वैल्यू बताओ जिससे ये पॉइंट कोलिनियर हो। तो कोलिनियर का मतलब है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 के बराबर हो, क्योंकि पॉइंट कोलिनियर है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आप 0 के बराबर लेंगे तो आ जाएगा हाफ, इधर से 3 -2 8 8 के 2 1 1 1, तो ये हाफ तो उधर जाके 0 हो जाएगा, इसका तो काम खत्म। 3 के साथ 8 -2 6 हो गया, फिर इसका साइन चेंज करके लिखेंगे, इसको छोड़ेंगे 8 - k +1, इसको छोड़ देंगे 16 - 8k, तो इधर से आ जाएगा 18, इधर से आ जाएगा 2 8 = 16 -2k, इधर से आ जाएगा 16 - 8k, तो -8 -2 -10k हो गया, तो 10k को तो उधर ले जाएंगे, 16 ये 32 और 18 50 = 10k, तो k की वैल्यू आ जाएगी 5। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें नेक्स्ट जो आपके पास कंसेप्ट है उसमें अब आ गया हमारे पास एडजॉइंट। तो एडजॉइंट का मतलब क्या बता रहा है आपको, ये कह रहा है कि लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, मतलब कम से कम ऑर्डर उसका 2 होना चाहिए। देन एडजॉइंट ऑफ ए इज द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, यानी जो हम कोफैक्टर निकालते हैं अगर उसी को हम ट्रांसपोज करके लिख दें तो वो बन जाता है एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, और उसको डिनोट करेंगे हम ऐसे, एडजॉइंट ऑफ ए। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं एडजॉइंट की। अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालते हो तो जैसे हम रिवर्स लॉ लगाते हैं ना ट्रांसपोज में, वैसे आप यहाँ पर भी रिवर्स लॉ लगाओगे, एडजॉइंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज निकालना है तो आप ये कर सकते हो कि आप एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लो और उसके बाद उसका ट्रांसपोज कर दो। एडजॉइंट ऑफ ए, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू में ए। यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, इसका फार्मूला होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। अगर आप इसके साथ ए भी इंटू कर दोगे तो यहाँ आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करोगे या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए करोगे तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है, क्वेश्चंस में यूज करेंगे इनको। उसके बाद आता है सिंगुलर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को आप सिंगुलर तभी बोल सकते हो जब डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आ जाए। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं आया तो उसको बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि जैसे के की वैल्यू आपको बतानी है अगर ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब हो गया कि इसका डिटरमिनेंट 0 आ रहा है, तो इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे -8 - 3k = 0, तो 3k की वैल्यू -8 यानी k की वैल्यू आ जाएगी -8/3। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, a square matrix A of order n is invertible of there exists a square matrix of the same order such that AB = BA = I। ये कह रहा है कि अगर हम AB करें या BA करें तो वो I के बराबर आता है, तो उस केस में हम ये बोलेंगे कि जो A इनवर्स है वो B के बराबर है। यानी आप कह सकते हो कि B इज़ द इनवर्स ऑफ A, और आप ये भी कह सकते हो A इज़ द इनवर्स ऑफ B अगर AB और BA दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हैं तो। एवरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पोजेस ए यूनिक इनवर्स,
यानी जो भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती है, मतलब जिसका इन्वर्स आप फाइंड कर सकते हो, तो उसका एक ही इन्वर्स निकलेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक मैट्रिक्स के दो अलग अलग इन्वर्स आ जाए। इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देन इन्वर्स ऑफ ए इज दिस। इन्वर्स ऑफ ए अगर आपको निकालना है तो ये इसके बराबर होगा। इन्वर्स ऑफ ए इज, ऐसे इसको डिनोट करेंगे। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ इट इज नॉन सिंगुलर। अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तभी उसका इन्वर्स निकलेगा, अदरवाइज निकलेगा ही नहीं। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो आ गया तो इन्वर्स उसका नहीं निकलेगा, क्योंकि जो इन्वर्स निकालने का फार्मूला होता है उसमें आता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। अगर ये जीरो हो गया तो पॉसिबल ही नहीं होगा इन्वर्स निकालना। इसलिए डिटरमिनेंट ऑफ ए हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बननी चाहिए। इफ ए एंड बी आर टू इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी इज आल्सो इन्वर्टिबल। अगर ए और बी दोनों इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं, मतलब दोनों का इन्वर्स हम निकाल सकते हैं, तो ए बी को मल्टीप्लाई करने पर भी जो मैट्रिक्स आएगी वो इन्वर्टिबल होगी। और ए बी का जो इन्वर्स है वो इसके बराबर होगा बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। तो यहाँ पर भी रिवर्स लॉ अप्लाई होता है। तो रिवर्स लॉ ट्रांसपोज में भी अप्लाई होता है, एडजॉइंट में भी अप्लाई होता है और इन्वर्स में भी होता है। इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोज इज आल्सो इन्वर्टिबल। अगर ए का इन्वर्स निकलेगा तो ए ट्रांसपोज का भी इन्वर्स निकलेगा, और ए ट्रांसपोज का इन्वर्स करोगे या इन्वर्स का ट्रांसपोज करोगे तो वो दोनों भी आपस में इक्वल रहते हैं। इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इन्वर्स। अगर आपको ए इन्वर्स का डिटरमिनेंट निकालना है तो सिंपली 1 अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। फॉर वट वैल्यू ऑफ के द मैट्रिक्स हैज नो इन्वर्स। ये कह रहा है कि मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं है। इन्वर्स नहीं है मीन्स मैट्रिक्स सिंगुलर है, ठीक है। इफ इट हैज नो इन्वर्स देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। तो डिटरमिनेंट निकालेंगे यहाँ से 10 माइनस 3 के इक्वल्स टू 0। तो 3k की वैल्यू आ जाएगी 10 और k की वैल्यू आ जाएगी 10/3, ठीक है। इफ द मैट्रिक्स इज ए नॉन सिंगुलर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर का मतलब है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो डिटरमिनेंट निकालो इसका 6 -2 और -10 -12 फिर -x। इस रो को, इस कॉलम को छोड़ेंगे 4 + 20 यानी 24। इसको और इसको छोड़ देंगे 10 - 10 0 नॉट इक्वल्स टू 0। तो इधर से आ जाएगा -72, इधर से आ जाएगा -24x प्लस में 0 इज नॉट इक्वल्स टू 0। 72 को आप उधर ले जाओ तो x की वैल्यू आ जाएगी नॉट इक्वल्स टू 72 अपॉन -24 यानी x शुड नॉट बी इक्वल्स टू -3। If a equals to this then find x such that this then find a inverse। ये कह रहा है कि पहले तो आप, अगर आपके पास ये a है तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हमारे पास ये रिलेशन दिया हुआ है तो इस रिलेशन के हिसाब से a स्क्वायर एक्स ए, ये x स्मॉल में है, एक्स ए -2y के बराबर है। तो a स्क्वायर का मतलब हो गया आपने निकाला 3 - 2 4 -2 इक्वल्स टू x इंटू ए -2 इंटू में i। तो यहां पर स्क्वायर करना है तो एक बार और लिखना था। तो यह आ जाएगा 9 - 8 1 हो गया, -6 + 4 -2 12 - 8 4 -8 + 4 इधर से 3x -2x 4x -2x ये बन गया 2 0 0 2। थ्री एक्स -2 -2x और 4x -2x + 2। तो अब यहाँ से देखो आपको, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो ये वाला एलिमेंट इसके बराबर रखो
3x माइनस टू इक्वल्स टू में 1, तो 3x इक्वल्स टू 3, तो x की वैल्यू आ गई 1। अब लेकिन x की वैल्यू 1 हर एक से आ रही है नहीं आ रही है, ये चेक जरूर कर लेना। तो 1 को अगर आप यहाँ पर रखोगे, देखो -2 बनेगा, तो यहाँ -2 आ रहा है, यहाँ रखोगे तो 4 बनेगा, 4 आ रहा है, यहाँ रखोगे तो 0 बनेगा, लेकिन यहाँ तो -4 आ रहा है, तो यहाँ पर कुछ हमने गड़बड़ करी। अच्छा, इधर -2 है, तो यहाँ पर -2 आएगा। ठीक है, अब रख के देखोगे तो यहाँ पर -4 आ जाएगा। तो हमेशा चेक जरूर कर लेना है, अगर ऐसा हुआ कि x की वैल्यू दो जगह से अलग अलग आ रही है तो इसका मतलब है कि x की कोई एक वैल्यू वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो हमारा ये तो चलो वैल्यू तो निकल गई, x की वैल्यू 1 आ गई। अब आगे कह रहा है कि हेंस फाइंड ए इनवर्स। अब आप इसका इन्वर्स भी फाइंड करो। अब इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इसमें इन्वर्स का फार्मूला डायरेक्टली नहीं लगाएंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट, आप इसमें इसी इक्वेशन का यूज़ करेंगे। अब हमारे पास ये आ गया कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स इंटू ए माइनस 2 इंटू में आई। तो हम क्या करते हैं, ए इनवर्स से हम इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं, हम इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं और हम इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए इनवर्स को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बचेगा, ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी बचता है, और आइडेंटिटी को आप किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वही सेम मैट्रिक्स बचती है। अब इनवर्स यहाँ पर है, इसको इस साइड ले आओ और इसको उधर ले जाओ। x की वैल्यू तो हमने कितनी निकाली थी 1, तो यहाँ पर तो आप 1 ही पुट कर दो, पहले ही पुट कर देते, चलो कोई नहीं अब पुट कर देते हैं। तो x की जगह 1 पुट करेंगे तो यहाँ रह जाएगा i, a को हम इधर ले आएंगे, यहाँ पर दिखा दो बिकॉज x इक्वल्स टू 1। तो आपके पास i की वैल्यू है 1 0 0 1 और a की वैल्यू है 3 माइनस 2 4 माइनस 2। तो हमें a इनवर्स निकालना है, तो इस 2 को आप इधर ले जाएंगे 1/2, इधर हो जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 2 0 प्लस 2 0 माइनस 4 1 प्लस 2, 2 से इन सबको डिवाइड कर दो तो -1 1 माइनस 2 और 3/2, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास है सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड का क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो मैट्रिक्स मेथड में एक तो हम पूरा सॉल्यूशन करते हैं और एक हमें सिर्फ ये बताना होता है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो कंसिस्टेंसी हम कैसे चेक करते हैं कि अगर आपके पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर हमारे पास नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया तो हम कहेंगे जो सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। और सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, x इक्वल्स टू ए इनवर्स b, इसका हम यूज़ करेंगे आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। एंड सिस्टम इज कॉल्ड कंसिस्टेंट, और हम कहेंगे सिस्टम कंसिस्टेंट है, उसका एक सॉल्यूशन निकल सकता है। लेकिन अगर हमारे पास ए सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाए, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर 0 के बराबर आ जाए, तो फिर आपको कैलकुलेट करना होगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में b को। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में b 0 के बराबर आ गया तो हम कहेंगे सिस्टम कंसिस्टेंट तो अभी भी है, लेकिन उसका कोई एक सॉल्यूशन नहीं है, उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी अगर नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया तो हम कहेंगे सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं है, और इसके जो सॉल्यूशन है वो मतलब इनकंसिस्टेंट है, तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन ही पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भाई आप इनवर्स ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स मेथड, उससे आप इसको सॉल्व करो। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, इक्वेशन की हेल्प से पहले मैट्रिक्स बनाएंगे ए। तो यहाँ गया 1 -1, एक्स और वाई की कोफिशिएंट लेंगे, इधर से 2 3, फिर एक मैट्रिक्स बनाएंगे हम बी, बी की जगह हम लिखेंगे यहाँ पर एक्स लिखेंगे पहले। तो एक्स में हम क्या लेंगे, जो हमारे पास यहाँ पर हम वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, तो एक्स यूज़ कर रहे हैं और वाई यूज़ कर रहे हैं, इसको आपको हमेशा लिखना है कॉलम में, और जो राइट हैंड साइड में कॉन्स्टेंट है उनको लिखेंगे हम बी से। तो ये आपके पास है 5 और -1। अब सबसे पहला काम होगा कि हम डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालें, क्योंकि ये अगर 0 आ गया तो मतलब सॉल्यूशन फिर हमें चेक करना पड़ेगा पॉसिबल है भी या नहीं भी। तो यहाँ पर हमने करा, ये आ जाएगा 3, फिर -2 यानी बीच में साइन एक माइनस का होता है, तो +2 यानी 5 आ गया, मतलब नॉट इक्वल्स टू 0 आया। नॉट इक्वल्स टू 0 आने का मतलब है कि इसका जो इन्वर्स है वो हम निकाल सकते हैं। अब इन्वर्स निकालने के लिए आपको इसका एडजॉइंट फाइंड करना है।
अब एडजॉइंट हम क्या करते थे भाई, कोफैक्टर का ट्रांसपोज करते थे। तो यहाँ पर लेकिन 2/2 मैट्रिक्स है, तो 2/2 का मैट्रिक्स का अगर आप एडजॉइंट निकालते हो तो ये डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं। तो 2/2 के एडजॉइंट में हमें क्या करना होता है, जो ये दोनों एलिमेंट है इन दोनों को आपस में चेंज कर देना है। तो 1 3 की जगह यहाँ पर आ जाएगा 3 1, और इन दोनों के साइन चेंज कर देने हैं, ये 1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। तो 2/2 का एडजॉइंट आप हमेशा ऐसे डायरेक्टली निकाल सकते हो, लेकिन 3/3 का निकालने के लिए आपको उसके कोफैक्टर निकालने होंगे। अब आप निकालो यहाँ से इसका इन्वर्स। इन्वर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट क्या है आपके पास, 3 1 -2 1, इसको डिवाइड करना है इसके डिटर्मिनेंट से यानी 5 से, तो यहाँ लिख देंगे 1/5। ये आ गया हमारे पास इन्वर्स। अब ये जो रिलेशन हमने बनाया है इसके हिसाब से हमारे पास क्या है कि भाई a को हम x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये b के बराबर है, यानी हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो a को उधर लेके जाएंगे, मतलब a इन्वर्स इंटू में b। अब a इन्वर्स की वैल्यू हमारे पास 1/5, 3 1 -2 1 इंटू में b आपके पास 5 -1। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 5 जा 15 -3, तो 15 - 3 आ गया आपके पास 12, नहीं 3 15 -1 यानी 14, जैसा आ जाएगा -10 और -1 -11। 5 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 14/5 -11/5, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 14/5 और y की वैल्यू आ जाएगी -11/5। इन दोनों वैल्यूज़ को आप यहाँ पर रख के दोनों इक्वेशन में रख के चेक कर सकते हो कि आंसर आपका ठीक है या गलत है। अब ऐसे आपके पास ये 3/3 मैट्रिक्स है, प्रोसेस सेम रहेगा, प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा कि आपने पहले ए मैट्रिक्स बनानी है 1 1 1, यहाँ से 2 y और यहाँ पर z नहीं है तो मतलब 2 1 और 0, इधर से आ जाएगा 1 1 -4। एक्स मैट्रिक्स आ जाएगी, इसमें 3 वेरिएबल है x y z। जो बी मैट्रिक्स है ये आएगी आपके पास 10 13 और 0। अब यहाँ पर सबसे पहला काम वही डिटरमिनेंट आपको निकालना है 1, इसको और इसको छोड़ेंगे हम तो -4 और 0 यानी -4, फिर -1, इसको और इसको छोड़ेंगे -8 और -0, 1, इसको और इसको छोड़ देंगे 2 -1 यानी 1, तो ये आ गया -4 +8 +1, तो 9 -4 यानी आ गया 5, यानी ये भी नॉट इक्वल्स टू 0 आया, तो इसका मतलब इन्वर्स आप निकाल सकते हो। अब इन्वर्स निकालने के लिए एडजॉइंट चाहिए, एडजॉइंट निकालने के लिए इसके कोफैक्टर चाहिए, यहाँ पर आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो कोफैक्टर आप निकालोगे कोफैक्टर हमने पीछे निकाले थे, पहले हमने माइनर निकाले फिर कोफैक्टर निकाले, तो आप डायरेक्ट भी कोफैक्टर निकाल सकते हो क्योंकि निकालने का तरीका तो सेम ही रहेगा, बस साइन ध्यान रखना है कि आपको चेंज करना है किस किस का, इसका एक, इसका एक, इसका और एक इसका। तो जो आपने यहाँ पर ये जो तीनों निकाले ना, ये तीनों आपके पास पहली रो के कोफैक्टर ही तो बने हैं, तो आपके पास यहाँ पर ये कितना आया था -4, यहाँ लिख दो, ये -8 आया था, साइन चेंज करके लिखना है, ये 1 आया, यहाँ पर 1 लिख दो, यहाँ पर ये 1 है, ठीक है, ये कुछ नहीं है। अब यहाँ पर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -4 -1 -5 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे +5। सेकंड रो सेकंड कॉलम -4 -1 -5 बन गया। सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 -1 0 हो गया। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 -1, थर्ड रो सेकंड कॉलम 0 -2, यहाँ पर साइन चेंज करेंगे +2, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 -2, यह आ जाएगा -1। तो हमारे पास इसका एडजॉइंट बन गया। इसके कोफैक्टर का ट्रांसपोज करके लिखेंगे -4 8 1 5 -5 0 -1 2 -1। अब इसकी हेल्प से इन्वर्स निकाल दो। डिटरमिनेंट था हमारा 5, इससे डिवाइड करेंगे इनटू में एडजॉइंट,
ये आ गया। अब हमें वही x की वैल्यू निकालनी है, तो x किसके बराबर होगा, a इनवर्स इंटू में b, 1/5 -4 5 -1 8 -5 2 1 0 -1 इंटू में 10 13 0। इसको सॉल्व करो। देखिए -4 को 10 से करेंगे -40, 13 5 65, यानी कितना बच गया, 25 हो गया। और ये तो जीरो आएगा लास्ट वाला, तो यहाँ 25 आ गया। फिर आगे देखो यहाँ पर 10 8 80, 13 5 65, 80 में से 65 माइनस करोगे तो 15 आ जाएगा। यहाँ से 1 इंटू 10 10 हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो ये 10 बचा। 5 से इन सबको डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ 5 यहाँ 3 यहाँ 2, तो इसका मतलब x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 3 एंड z की वैल्यू 2। उसके बाद जो दूसरा रूल होता है ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, ये होता है हमारे पास क्रैमर रूल। अब इस क्रैमर रूल में ये कहता है कि अगर आपके पास d 0 के बराबर नहीं आया तो हम कहेंगे सिस्टम कंसिस्टेंट है, इंडिपेंडेंट है और इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, d1/d और y की वैल्यू आएगी d2/d। ये d1 d2 कैसे निकालेंगे आगे क्वेश्चन में हम समझ लेंगे। अगर d की वैल्यू 0 आ रही है तो फिर हमें d1 और d2 को चेक करना है। अगर इसमें से कोई एक भी नॉन जीरो आ गया तो हम कहेंगे सिस्टम इसका इनकंसिस्टेंट है, उसका कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हमने d1 d2 अगर सारा जीरो आ गया तो हम कहेंगे सिस्टम कंसिस्टेंट है, डिपेंडेंट है और उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। अगर आपके पास इक्वेशन 3/3 आती है तो उस केस में पहली कंडीशन तो ऐसी रहेगी, अगर d नॉट इक्वल्स टू 0 है तो सिस्टम कंसिस्टेंट है, इंडिपेंडेंट है, उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। x की वैल्यू आएगी d1/d, y की वैल्यू आएगी d2/d और z की आएगी d3/d। लेकिन अगर d की वैल्यू 0 आती है तो हम यहाँ पर चेक करेंगे d1 d2 d3 इसमें से कोई एक भी अगर नॉन जीरो आ गया तो कहेंगे सिस्टम इनकंसिस्टेंट है और उसका कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर सारे जीरो आ गए तो हम कहेंगे सिस्टम मे और मे नॉट बी कंसिस्टेंट। यहाँ पर जरूरी नहीं कि वो कंसिस्टेंट हो, जरूरी नहीं कि इनकंसिस्टेंट हो, तो उसको आपके आगे चेक करना पड़ेगा। इन केस द सिस्टम इज कंसिस्टेंट देन इट विल हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अगर वो कंसिस्टेंट निकला तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे और सिस्टम जो है वो डिपेंडेंट होगा। तो उसको चेक कैसे करेंगे, जो 3/3 इक्वेशन थी ना उसको 2/2 में कन्वर्ट करके फिर हम उसको करेंगे। अब यहाँ पर देखो आपको चेक करना है, सॉल्यूशन इसका निकालना है। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको डी निकालना है। तो डी हम कैसे निकालेंगे, वो इसके कोफिशिएंट लो 2 -3 5 और 3। इसको चेक करो, 3 2 6 5 3 15, तो +15 हो जाएगा। 21 आ गया, यानी नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब सॉल्यूशन तो पॉसिबल है। अब d1 निकालेंगे। d1 कैसे निकालेंगे, जो यहाँ पर 5 और 2 दे रखा है इसको आपको फर्स्ट कॉलम में ले लेना है, सेकंड कॉलम आपको सेम रखना है। 15 + 6 21 हो गया। फिर d2 निकालेंगे। d2 में जो ये 5 और 2 है ना इसको सेकंड वाले कॉलम में ले जाएंगे, फर्स्ट कॉलम जो आपका था ओरिजिनल वैसे रहेगा। 4 -25 यानी -21। तो आप x की वैल्यू निकालेंगे तो ये होगी d1/d यानी 21/21। y की वैल्यू निकालेंगे तो d2/d यानी -21/21, तो आ जाएगा -1। यहाँ पर आपके पास 3 इक्वेशन है, तो फिर पहले आप d निकालो। 1 -2 3 2 1 -1 3 -1 2। चेक करो यहाँ पर 1, इसको और इसको छोड़ेंगे तो यहाँ से देखो 2 और ये -1 1 आ गया। फिर +2 हो जाएगा, ये साइन चेंज करके लिखना है। इसको और इसको छोड़ेंगे 4 + 3 7 हो गया। 3 इसको और इसको छोड़ेंगे -2 और -3 -5, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 7 2 14 -15, मतलब ये तो आ गया 0। अगर d 0 आ गया तो फिर d1 d2 d3 निकालेंगे। अगर इसमें से कोई एक भी नॉन जीरो आ गया तो लिख देंगे नो सॉल्यूशन।
तो पहले आप D1 निकालो। D1 में राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट है 1, 3 और -2, इसको यहाँ लिख देंगे 1, 3 और -2, बाकी रखेंगे सेम। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1, 2 -1, 1 हो गया, साइन चेंज, इसको और इसको लेंगे। 3 2 6, -2, 4 +3, इसको और इसको छोड़ेंगे, -3 +2 तो जाएगा -1, 1 4 2 8, -3 9 -3 6, यही नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया। तो जब एक ही पहले वाला ही आपका नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया तो D2 D3 निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा लिख देंगे हम नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, इसमें कहता है कि 3 शॉपकीपर्स A, B, C आर यूजिंग पॉलीथीन बैग, हैंडमेड बैग, न्यूज़पेपर बैग। A uses 20, 30 and 40 number of bag of respectively of type, and B uses 30, 40 and 20, and C uses 40, 20 and 30. अब करेगी each shopkeeper spend rupees 250, 220 and 200 on the bag. Find the cost of each carry bag using matrix method. तो हम यहाँ पर एज्यूम करके चलेंगे कि let the cost of polythene bag be rupees X, handmade bag be rupees Y एंड न्यूज़पेपर बैग बी रुपीज़ Z। ये आपको लाइन लिखनी है क्वेश्चन आंसर में। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, जो शॉपकीपर ए है वो यूज़ कर रहा है कितने, 20 बैग्स तो पॉलीथीन वाले यूज़ कर रहा है, तो ये 20x की कॉस्ट बन गई, फिर 30 और उसके बाद 40, और जो शॉपकीपर ए की कॉस्ट बनती है टोटल मिलाकर 250। तो यहाँ से देखो 10 कॉमन निकल रहा है, तो इक्वेशन बनेगी 2x 3y + 4z = 25। ये हमारे पास इक्वेशन बनी फर्स्ट। जो दूसरा शॉपकीपर है वो यूज़ कर रहा है 30, 40 या 20, 30, 40 एंड 20, और इसकी कॉस्ट बनती है 220। तो यहाँ से भी आप 10 कॉमन निकाल दो, तो ये बनेगा 3x 4y 2z = 22। उसके बाद जो तीसरा शॉपकीपर है वो यूज़ कर रहा है 40, 20, 30, तो 40, 20 एंड 30, इसकी कॉस्ट है टोटल 200। यहाँ से भी 10 कॉमन आ जाएगा, तो आ जाएगा 4x 2y 3z = 20। ये इक्वेशन बन गई आपके पास थर्ड। ठीक है, अब इसके बाद आप इसका ए बनाओ। ए बन गया यहाँ से 2 3 4 3 4 2 4 2 3। इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो डिटरमिनेंट अब तक तो आप लोगों को अच्छे से आ गया होगा कैसे निकालना है, तो इसलिए मैं इसका डिटरमिनेंट डायरेक्टली लिख रहा हूँ। इसका डिटरमिनेंट बन के आएगा हमारे पास -27। तो ये नॉट इक्वल्स टू 0 है, मतलब इन्वर्स इसका एग्जिस्ट करेगा। अब इसके लिए हम कोफैक्टर निकालते हैं इसका, तो C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32 एंड C33। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे, 12 - 4 8 हो गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 9 - 8 1 हो गया, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 6 - 16, तो 6 - 16 मतलब -10। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 9 - 8 1 हो गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम 6 - 16 -10 हो गया। यहाँ पर साइन चेंज किया नहीं किया हमने। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 9 - 8 1, साइन चेंज करेंगे -1। सेकंड रो थर्ड कॉलम 4 - 12 -8, यहाँ जाएगा +8। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 6 - 16, तो आ गया -10। थर्ड रो सेकंड कॉलम 4 - 12 -8, आ जाएगा +8। थर्ड रो थर्ड कॉलम 8 - 9 यानी -1। तो एडजॉइंट हमारे पास क्या बन गया,
8 -1 -10 -1 -10 8 -10 8 और -1, ये हमारा बनेगा एडजॉइंट। ठीक है, उसके बाद फिर हमें निकालना है इसका इन्वर्स। तो इन्वर्स क्या हो जाएगा, जो डिटर्मिनेंट है उससे डिवाइड कर देंगे, यानी 1/-27 इंटू 8 -1 -10 -1 -10 8 -10 8 एंड -1। अब हमें पता है कि जो x की वैल्यू होती है ये निकालने के लिए हमें a इन्वर्स को b से इंटू करना है। तो a इन्वर्स आपके पास आ गया 1/-27 8 -1 -10 -1 -10 8 -10 8 -1 इंटू में b आपके पास 25 22 एंड 20। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 25 8 जा 200 हो गए, 200 में यहाँ -22 और -200, तो देखो 200 और -200 तो कैंसिल, केवल बचा -22। इधर से -25 और ये -220 और इधर से आ जाएगा ये 160। इसको सॉल्व करेंगे बनेगा -85 -250 और यहाँ पर आ जाएगा 176 और -20। तो -250 और -20 यानी -270, -270 में से 176 आप माइनस करोगे तो बचेगा -94। तो x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, आ जाएगी -22/-27 यानी 22/27, यानी पॉलीथीन बैग की कॉस्ट इतनी है। y की वैल्यू निकालेंगे -85/-27, तो 85/27 मतलब जो हैंडमेड बैग है उसकी कॉस्ट इतनी है, और जो न्यूज़पेपर वाले बैग है उनकी कॉस्ट निकालेंगे तो आ जाएगी 94/27। ये आपके पास इसका आंसर बनेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें कहता है कि स्कूल प्लान टू अवार्ड 6000 इन टोटल टू इट्स स्टूडेंट टू रिवार्ड फॉर द सर्टेन वैल्यू। एक स्कूल ने डिसाइड किया कि वो अपने स्टूडेंट के अंदर 6000 के प्राइजेस बांटेगा, और उसके लिए उसने क्या क्या क्राइटेरिया रखा, ऑनेस्टी, रेगुलरिटी, हार्ड वर्क। व्हेन 3 times द अवार्ड मनी फॉर हार्ड वर्क इज एडेड टू द अवार्ड मनी गिवन फॉर द ऑनेस्टी। पहले हम ऐसा करते हैं, जो ऑनेस्टी वाला प्राइज है उसको मान लेते हैं x, और जो रेगुलरिटी वाला प्राइस है उसको मान लेते हैं y, हार्ड वर्क वाला मान लेते हैं z। ये x, ये y, ये z, ये आपको पहले स्पेसिफाई कर देना है। अब जो टोटल प्राइस मनी है वो है 6000, तो पहली आपके पास इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, अब दूसरी ये कह रहा है कि व्हेन 3 times द अवार्ड मनी फॉर हार्ड वर्क, यानी z 3 times द मनी ऑफ द हार्ड वर्क इज एडेड टू द अवार्ड मनी गिवन फॉर ऑनेस्टी। ऑनेस्टी के लिए क्या है हमारे पास x, अमाउंट टू ₹11,000, ये दोनों मिलाकर 11,000 टोटल मिलाकर तो 6000 है। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, 11,000 ही दिया हुआ है। चलो, तो यहाँ से इक्वेशन आप बनाओ, तो पहले x को रखो, y यहाँ पर नहीं है तो 0y कर दो, 3z इक्वल्स टू 11,000, ये बन गई सेकेंड। फिर आगे कह रहा है द अवार्ड मनी फॉर ऑनेस्टी मतलब x एंड हार्ड वर्क यानी z, इन दोनों को मिलाकर इज डबल द अवार्ड मनी फॉर रेगुलरिटी यानी 2y। 2y को इधर लाओगे तो x माइनस 2y प्लस z इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन बन गई आपके पास थर्ड। ठीक है, अब ये तीनों इक्वेशन से आपको निकाल देना यहाँ पर a b c, वैसे ही 1 1 1, यहाँ पर आ जाएगा 1 0 3 1 -2 1। इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो इसका डिटरमिनेंट बन रहा है हमारा 6। फिर वो इसके कोफैक्टर निकाल दो,
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 प्लस 6, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 माइनस 3 माइनस 2, साइन चेंज होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -2, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 प्लस 2 3 -3 बनेगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 -1, फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम -2 -1 -3, यहाँ जाएगा +3, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3, थर्ड रो सेकंड कॉलम 3 -1 2, यह जाएगा -2, थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 -1 यानी -1। तो एडजॉइंट क्या बन गया 6 2 -2 -3 0 3 3 -2 -1, और ए इनवर्स क्या आ जाएगा इसका 1/6 6 -3 3 2 0 -2 -2 3 और -1, ये इनवर्स आ गया। अब फिर आगे हम वही करेंगे, x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 6 -3 3 2 0 -2 -2 3 -1 इनटू में b कितना है आपके पास 6000 11,000 और 0। तो अब यहाँ पर देखो 6 6 36 और यहाँ पर 33, तो 36 में से 33 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से देखो 12, ये 0 ये 0, यहाँ से -12 और 33, ठीक है 33 में से 12 माइनस कर दो, तो 33 में से 12 माइनस करेंगे आप 21, 6 से इन सबको डिवाइड करोगे तो ये तो 5 आ जाएगा, 500 यानी ये आ जाएगा 2000, और यहाँ पर आ जाएगा 6 3 18 6 5 30। तो जो प्राइस मनी है किसके लिए, ऑनेस्टी के लिए, ये ₹500 है, इसके लिए ₹2000 है, और तीसरी जो वैल्यू है उसके लिए ₹3500 है। ये सारी इनकी प्राइस मनी आ रही है। ठीक है, इसी क्वेश्चन के साथ ही जो डिटरमिनेंट की वन शॉट है इसको हम यहाँ पर फिनिश करते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि डिटरमिनेंट में क्या क्या कंसेप्ट है, सारा रिवीजन आप लोगों का अच्छे से हो गया होगा, और उम्मीद करते हैं कि आप बोर्ड एग्जाम में इसका कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।